आज हम लोग मैंने कल कहा लास्ट क्लास में आपसे कहा था कि प्राचीन भारत में उत्तर भारत का इतिहास आपका कंप्लीट हो गया। उत्तर भारत का इतिहास लगभग कंप्लीट हो गया है। मुस्लिम आक्रमण जो 712 एडी में अरब आक्रमणकारी ने सिंध में किया, उसके पहले जो भी घटनाक्रम था वह उत्तर भारत का मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। और मैंने कहा था कि दक्षिण भारत का इतिहास प्राचीन भारत का मैं एक साथ पढ़ाऊंगा। इससे यह फायदा होगा कि आपको समझने में आसानी होगी। सिर्फ दक्षिण भारत का एक राजवंश मैंने आपको कहा था कि कुछ तकनीकी कारणों से मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, वह है राष्ट्रकूट वंश। बाकी मैं दक्षिण भारत का अभी तक कोई चर्चा ज्यादा नहीं किया। दक्षिण भारत, सबसे पहले दक्षिण भारत कहते किसको है, पहले यह समझ लिया जाए। तो देखिए, भारत का हिस्सा भौगोलिक आधार पर दो भाग में बटा हुआ है, दक्षिण भारत और उत्तर भारत। उत्तर भारत जो है हिमालय से लेके विंध्य पर्वतमाला तक है, विंध्य पर्वतमाला तक है, हिमालय से लेके विंध्य पर्वतमाला तक है। और दक्षिण भारत जो है वो विंध्य पर्वतमाला से लेके कुमारी अंतरीप या कश्मीर तक है, सॉरी कन्याकुमारी तक है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि कश्मीर से लेकर विंध्य पर्वतमाला तक उत्तर भारत और विंध्य पर्वतमाला से लेकर कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी तक दक्षिण भारत। यह आप मोटा ये रफ आइडिया में आप ये समझ सकते हैं। मैंने इतिहास जब शुरू किया था तो आपको ये बताया था कि प्राचीन भारत को तीन भाग में बांटा गया है। मैंने बताया था ना, प्राचीन भारत को तीन भाग में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये मैंने आपको बताया था। प्रागैतिहासिक काल को भी तीन भाग में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ये मैंने आपको बताया था। ठीक, यहां तक कोई मेरे ख्याल से आपको समझने में दिक्कत नहीं हो रहा होगा। देखिए, दक्षिण भारत में पूरा पाषाण काल और उत्तर भारत का पूरा पाषाण काल का इतिहास में और समय में कोई अंतर नहीं है। रफली मध्य पाषाण काल के बारे में भी हम यह कह सकते हैं कि मध्य पाषाण काल का भी अवधि और विशेषता दक्षिण भारत में का हमने आपको एक साथ पढ़ा दिया था। आपको याद कीजिएगा तो मैं पढ़ा दिया था। नवपाषाण काल का उत्तर भारत में जो नवपाषाण काल है और दक्षिण भारत का जो नवपाषाण काल है उसमें समय का अंतर है। दक्षिण भारत में जो नवपाषाण काल है वो 2400 बीसी में शुरू होता है और 1000 बीसी तक शुरू चलता है, 1000 बीसी तक चलता है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, समझिएगा। उत्तर भारत में नवपाषाण काल कब तक है? तो उत्तर भारत में जो नवपाषाण काल है वो 7000 बीसी से 3000 बीसी तक है। 7000 बीसी से लेकर 3000 बीसी तक है। उत्तर भारत में नवपाषाण काल का समय है 7000 बीसी से लेकर 3000 बीसी तक, और दक्षिण भारत में नवपाषाण काल का पीरियड है 2400 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक। उत्तर भारत में 7000 बीसी से लेकर 3000 बीसी तक नवपाषाण काल का पीरियड है, और नवपाषाण काल के बाद जो समय आता है 3000 बीसी से 500 बीसी तक या 600 बीसी तक, जो भी कहिए, ये ताम्रपाषाण काल का समय है। ये किसका समय है?
ताम्रपाषाण काल का समय है। और उस समय दक्षिण भारत में कौन सा समय है? नवपाषाण काल है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। और नवपाषाण काल के बाद, जैसे उत्तर भारत में नवपाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण काल आया, दक्षिण भारत में नवपाषाण काल के बाद महापाषाण काल आएगा। दक्षिण भारत में नवपाषाण काल के बाद कौन सा काल आएगा? महापाषाण काल आएगा। इसका समय है 1000 BC से 200 BC तक। मेरे ख्याल से समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। नवपाषाण काल उत्तर भारत में 7000 BC से लेकर 3000 BC तक था, और दक्षिण भारत में 2400 BC से लेकर 1000 BC तक था। उत्तर भारत में ताम्रपाषाण काल के बाद, नवपाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण काल आया, जिसका समय 3000 BC से लेकर 600 BC या 500 BC जो भी कहिए वहां तक था। लेकिन दक्षिण भारत में नवपाषाण काल के बाद महापाषाण काल आया, जिसका समय 1000 BC से लेकर 200 BC तक था। यहां तक मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा समझने में। अब उत्तर भारत में ऐतिहासिक काल शुरू होता है 600 BC के बाद, मैंने आपको बताया था। और दक्षिण भारत में ऐतिहासिक काल की शुरुआत होगी 200 BC के बाद। दक्षिण भारत में ऐतिहासिक काल की शुरुआत होगी 200 BC के बाद। मेरे ख्याल से यह चीज आप समझ गए होंगे। उत्तर भारत का और दक्षिण भारत का जो अंतर है समय बिंदु का, वो मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग आते हैं, देखिए दक्षिण भारत का पूरा पाषाण काल के बारे में जो जानकारी चाहिए था वो सब मैं दे चुका हूँ, क्योंकि दक्षिण भारत में पूरा पाषाण काल की संस्कृति की सबसे पहले खोज निम्न पूरा पाषाण काल का वहीं हुआ था, दक्षिण भारत में हुआ था, मद्रास में हुआ था। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मैं थोड़ा सा नवपाषाण काल भी पढ़ाया था दक्षिण भारत में, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पर, है ना। तो नवपाषाण काल से हम, दक्षिण भारत का नवपाषाण काल से हम शुरू करते हैं। दक्षिण भारत से नवपाषाण काल हम शुरू करते हैं। नवपाषाण काल हो गया 2400 BC से 1000 BC। दक्षिण भारत। और नवपाषाण काल, नवपाषाण काल जो है वो 2400 BC से 1000 BC तक का समय है, और दक्षिण भारत का है नवपाषाण काल। देखिए गोदावरी नदी के दक्षिण में ये लोग नवपाषाण काल था। गोदावरी नदी के दक्षिण में कुल मिला के कर्नाटक का क्षेत्र, तमिलनाडु का क्षेत्र और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, ये जो है नवपाषाण काल का जो क्षेत्र है। यहां पर आप देखिए गिरनाइट पहाड़ी है, गिरनाइट पहाड़ी जो है यहां पर है, और इसी पहाड़ी पर ऊपर में ये लोग रहते थे, ठीक। या नदी घाटी है, तो नदी घाटी के किनारे जो पठार होते थे उसी के ऊपरी हिस्सा में ये लोग रहते थे नवपाषाण काल के लोग। ये लोग पत्थर की कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे, पत्थर की कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे। ये लोग मवेशी पालन करते थे। ये हम कैसे कह सकते हैं कि मवेशी पालन करते थे? तो मिट्टी का बना हुआ बहुत सा मूर्ति मिला है जो आग में पकाया हुआ है, जो आग में पकाया हुआ है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये मवेशी पालन करते थे। पत्थर की चक्की भी मिली है, तो इसका अर्थ है कि ये अनाज उपजाते होंगे, ये अनाज उपजाते होंगे। एक पशु का बाड़ा मिला है। पशु का दक्षिण भारत में नवपाषाण काल के लोगों की विशेषता है कि पशु का बाड़ा मिला है। बाड़ा का अर्थ हुआ कि लकड़ी से घेरा हुआ जो है एक ऐसा प्लेस होता था जहां जानवर को रखा जाता था, मवेशी को रखा जाता था, और वो मवेशी जो है गोबर को जमा किया जाता था, गोबर को जमा किया जाता था। और जब वह एक साल के बाद उस स्थान को छोड़ते थे तो इस गोबर को जला देते थे कि फिर जब वो लौटे तो फिर यहाँ पर आके वो बस सके। इसको कहा जाता था राख का ढेर, राख का ढेर।
दक्षिण भारत की नवपाषाण काल की यह विलक्षण विशेषता है जो वहां राख का ढेर पाया गया है ना। इसको माउंट ऐश भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? माउंट ऐश भी कहते हैं। कभी पूछ सकता है कि माउंट ऐश क्या है तो राख का ढेर ही, लेकिन कभी कभी माउंट ऐश ही पूछ लेता है। तो ये दक्षिण भारत के नवपाषाण काल की यह विशेषता है। जैसे आप देखिएगा आंध्र प्रदेश में इंपॉर्टेंट जो नवपाषाण काल है वह है उतनूर। वो क्या है? उतनूर। तमिलनाडु में पय्यमपल्ली, और कर्नाटक में बहुत सारे स्थल मिले हैं जैसे ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, टेकलाकोटा, कोडाईकोल, संगनकल्लू, ये सब जो है दक्षिण भारत में कर्नाटक से मिले हैं। ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, टेकलाकोटा, कोड्डेकल्लू, संगनकल्लू, टी नरसीपुर, ये सब जो है नवपाषाण काल का कर्नाटक का है। कुल मिला के देखा गया है दक्षिण भारत में जो नवपाषाण काल मिले हैं वो 850 मिले हैं। दक्षिण भारत में कितने मिले हैं नवपाषाण काल? वह 850 मिले हैं। तो ये हो गया आपका नवपाषाण काल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। एक चीज और मैं कहना चाह रहा हूँ, पिकलीहल एक ऐसा जगह है जहाँ शिविर भी मिला है। शिविर का जहाँ पर वो रहते थे, चाहे आप उसको रहवास समझिए, अगर शिविर नहीं समझ पाते हैं, रहवास जहाँ पर वो रहते थे, और राख का ढेर दोनों साथ साथ मिला है। राख का ढेर भी कहाँ से मिला है? तो पिकलीहल से मिला है, और पिकलीहल से ही जो है रहवास या जहाँ वो रहते थे और राख का ढेर साथ साथ मिला है। पिकलीहल जो है आपका कर्नाटक में है। तो मेरे ख्याल से यह सब आपको समझ में आ गया होगा। यह है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के बाद दक्षिण भारत में ताम्रपाषाण काल नहीं आया जो उत्तर भारत में आया था। यहाँ सीधा जो है महापाषाण काल शुरू हो गया। या कौन सा काल शुरू हो गया? महापाषाण काल शुरू हो गया। महापाषाण काल 1000 BC से लगभग शुरू हुआ और मान सकते हैं कि 200 BC तक था। ये महापाषाण क्या है? तो महापाषाण का अर्थ हुआ, महा का अर्थ हुआ बृहत, पत्थर, पाषाण का अर्थ हुआ पत्थर। इसको मेगालिथिक भी कहा जाता है। मेगा माने बहुत बड़ा और लिथिक माने पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर। ये बहुत बड़ा पत्थर क्या है? तो दक्षिण भारत में जो मनुष्य का कब्र होता था उसको बड़े बड़े पत्थर से ढक दिया जाता था, इसलिए इसको जो है महापाषाण काल कहा गया। अगर महापाषाण काल का जो सही जानकारी आपको लेना है तो वहाँ के रहवास से आपको नहीं मिलेगा। रहवास का जहाँ वो रहते थे, कब्र से ज़्यादा अच्छा जानकारी हम लोगों को मिलता है। कब्र से ज़्यादा अच्छा जानकारी मिलता था। ये लोग कब्र जो बनाते थे और रहते थे वो ऊंची ढलान पर रहते थे, ऊंची ढलान पर ही रहते थे। खेती भी करते थे तो ऊंची ढलान पर करते थे, नीचे नहीं आते थे, मैदान की तरफ नहीं आते थे, नदी घाटी में नहीं आते थे। धान और रागी का खेती करते थे। खेती इनकी बहुत, आपको नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा खेती होता था। ये ऊंची ढलान पर इसलिए रहते थे क्योंकि मैदान में जंगल काफी था, मैदान में जंगल काफी था, इसलिए ये लोग खेती के लिए ऊपरी हिस्सा ही, रहने के लिए ऊपरी हिस्सा ही पसंद करते थे जहां वह धान और रागी उपजाते थे। और कब्र भी इनका पठार के ऊंची ढलान पर ही होता था। ये कब्र जो था इसमें क्या रहता था? तो इसमें मृदभांड होता था। मृदभांड का अर्थ हुआ मिट्टी का बर्तन, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज लोहा। मिट्टी का बर्तन होता था और लोहा होता था। इसमें आंशिक समाधान भी होता था। आंशिक समाधान में यह होता था कि शरीर का जो है हड्डी लेकर और उसको जो है कब्र में डाल दिया जाता था, फिर पत्थर से उसको घेर के मृदभांड और लोहा डाल दिया जाता था। ये सब इसलिए मृदभांड वगैरह, चाहे उनका जो पर्सनल कुछ यूज का चीज हो, इसलिए डाल दिया जाता था कि आप ये कह सकते हैं कि उनको जो है
इस जीवन में जो सामान का उपयोग किए हैं वह मरने के बाद भी प्रयोग करें। कहीं ना कहीं पुनर्जन्म का यहाँ पर रिबर्थ का कॉन्सेप्ट उनके मन में होगा। यह है आंशिक समाधान के कारण। प्रायः हड्डी में आंशिक समाधान में हड्डी, शरीर का जो है हड्डी जो है कंकाल, आप इसको भी कह सकते हैं कंकाल प्लस मृदुभान प्लस लोहा कब्र में मिलते थे। पुण्य समाधान भी कभी कभी मिलता है, पुण्य समाधान भी मिलता है। और पुण्य समाधान में शरीर का जो सिर होता था वो पूरब की ओर होता था और अगर पांव होता था तो पश्चिम की ओर होता था। लेकिन ये चीज कम देखने को मिला है। एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज कि कावेरी घाटी में, या आप कह सकते हैं कि कावेरी मतलब तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्सा कहिए, तमिलनाडु का जो दक्षिण हिस्सा में है वहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिल रहा है कि जो बर्तन युक्त कलश होता था, बर्तन युक्त लाल कलश होता था, उसमें जो है हड्डी को डाल के और बिना कब्र के ही और बिना सामान के ही उसको गाड़ दिया जाता था। ये तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्सा का विशेषता था। लेकिन मूलतः जो है कब्र में मृदुभान होते थे, कुछ यूज के सामान होते थे, कंकाल होता था और लोहा होता था। लेकिन तमिलनाडु के दक्षिण हिस्सा में लाल बर्तन में जो कलश युक्त होता था उसमें हड्डी को रख के बिना पत्थर का और बिना कोई सामान का, पत्थर का घेरा बनाए ऐसे ही उसको रख दिया, गाड़ दिया जाता था और कुछ सामान या नहीं भी रहता था तो ये डाल दिया जाता। ये तमिलनाडु के दक्षिणी भाग का हिस्सा है। लगभग 104 महापाषाण काल की बस्तियां मिली हैं। जो सबसे ज्यादा है वो पूर्वी आंध्र प्रदेश में है और तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। तो यही है आपका महापाषाण काल के बारे में जानकारी। अभी तक ये लोग नवपाषाण काल के निर्माता हो या महापाषाण काल के लोग हो, नवपाषाण काल के लोग भी रागी उपजाते थे, ये सही है, और महापाषाण काल के लोग भी रागी उपजाते थे दक्षिण भारत के। लेकिन ये लोग रहते अभी भी पहाड़ी के ऊपरी भाग में, पहाड़ी के ऊपरी भाग में, इसलिए नीचे नहीं आते थे कि जंगल काफी था, जंगल काफी था। ये हो गया आपका महापाषाण काल के बारे में जानकारी। अब ये महापाषाण काल के बाद दक्षिण भारत में ऐतिहासिक काल की शुरुआत होगी। उत्तर भारत में ऐतिहासिक काल शुरुआत हुआ, कब शुरुआत हुआ? तो लगभग आप मान सकते हैं ताम्रपाषाण काल के बाद जो है ऐतिहासिक काल की शुरुआत हुई 600 BC के आसपास। लेकिन उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में ऐतिहासिक काल की शुरुआत होती है 200 BC के बाद, 200 BC के बाद। दक्षिण भारत में कह सकते हैं, या कावेरी डेल्टा जो है आपका, वो यहां पर ऐतिहासिक काल की शुरुआत होती है 200 BC के बाद। एक चीज मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अशोक का अभिलेख मिला है और उस अशोक के अभिलेख में सुदूर दक्षिण जो राज्य हैं, चोल हुआ, चेर हुआ, केरल हुआ, ये सब राज्य का चर्चा है। तो आप कह सकते हैं कि ये भौतिक संस्कृति तो यहाँ डेवलप था, कुछ ऐसा नहीं था कि आज की तरह था, मतलब उस जमाने के अनुसार उत्तर महापाषाण काल के ये लोग थे। ये दक्षिण भारत में उस काल के उत्तर महापाषाण काल के लोग थे। ठीक, जो अशोक के अभिलेख में जो राज्यों का वर्णन है, दक्षिण के राज्यों का, चोल, चेर, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र, वो सब जो है महापाषाण के ही लोग थे। लेकिन वो थोड़ा सा डेवलप थे। 200 BC के बाद कावेरी डेल्टा में ऐतिहासिक काल की शुरुआत होती है। अब ये ऐतिहासिक काल कैसे हम मानेंगे कि ऐतिहासिक काल की कावेरी डेल्टा में शुरुआत हो गई? तो इसके पीछे कुछ कारण है, जैसे कि लिखने की कला की शुरुआत। जैसे उत्तर भारत में लिखने की कला की शुरुआत हुई थी 600 BC के बाद, तो यहाँ उत्तर भारत में लिखने की कला की, दक्षिण भारत में लिखने की कला की शुरुआत हुई 200 BC के बाद। राज्य गठन, इसके पहले राज्य गठन यहाँ पर नहीं हुआ था। प्रायद्वीप में नए नए राज्यों का गठन होना शुरू हुआ 200 BC के आसपास। सामाजिक वर्ग का उदय हुआ। लोहा का प्रयोग 200 BC के पहले होता था,
लेकिन लोहा का प्रयोग 200 बीसी के पहले कृषि में नहीं होता था, अब कृषि में होने लगा। महापाषाण काल के लोग लोहा का जो उनका कब्र में जो लोहा के शस्त्र मिले हैं, वो उपकरण मिले हैं, वो युद्ध उपकरण है। इसको याद रखिएगा कि महापाषाण काल के लोग जो कब्र में लोहा के उपकरण रखते थे, वह युद्ध के उपकरण है, वो खेती के उपकरण नहीं है। तो 200 बीसी के बाद ही दक्षिण भारत में या कावेरी डेल्टा में सुदूर दक्षिण में लोहा का प्रयोग कृषि के रूप में हुआ और इससे जो है उत्पादन अधिशेष बढ़ा। तो ये सब जो है दक्षिण भारत में आप कह सकते हैं कि ऐतिहासिक काल की शुरुआत होती है और यहीं से संगम काल अब हम लोगों को नेक्स्ट चैप्टर होगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझने में आपको दिक्कत नहीं आया होगा। बहुत ही सिंपल ढंग से मैंने आपको अब सबसे पहले पूरा पाषाण काल का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने क्लियर कर दिया और फिर हम नवपाषाण काल पर आए, फिर महापाषाण काल पर आए, फिर ऐतिहासिक काल का शुरुआत कैसे हुआ, ऐतिहासिक काल की शुरुआत होने का क्या मापदंड है, वो सब मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब यहीं से दक्षिण भारत में ऐतिहासिक काल की शुरुआत हो जाती है और पहला जो इम्पोर्टेंट दक्षिण भारत में या सुदूर दक्षिण में जो राज्य आएगा वह है संगम काल। अब हम लोग संगम काल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज का वीडियो इतना ही।